हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बैंकिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल एक एक्सरसाइज है हमारे पास। बैंकिंग बैंकिंग में है क्या? तो जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करना निकालना, यही सब कुछ बैंकिंग में आता है। मतलब होगा क्या? बहुत सिंपल सी बात है, केवल और केवल दो फार्मूला यूज होते हैं। एक हमारे पास हो जाता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू एन, जो है वो टाइम इंटरवल है, और आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सेम ऐसे एमवी जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू। टी प्रिंसिपल, एन जो हमारे पास है वो टाइम इंटरवल, आई हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट। होता क्या है, ध्यान देना, मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पर मंथ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पता चला कोई हमने बीमा खोल दिया है ना, तो बीमा में क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस किया कि भाई 200 हम पर मंथ जमा करेंगे। ये क्या देना है? पर मंथ। कि 200 रुपीज हम पर मंथ क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे किसी के अकाउंट, किसी के में क्या, अपने ही अकाउंट। और कितने साल तक? आजकल जो किस्तें होती 20 साल 25 साल इस तरह से होती हैं। तुमने ज्यादा नहीं, 2 ईयर तक सबमिट किया। कितना सबमिट किया? 2। तो जैसे 2 ईयर तक सबमिट किया, और 2 ईयर के बाद अगर हम चाहें कि वो अमाउंट हमें वापस मिले, तो कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, है ना। कुछ इंटरेस्ट के साथ क्या मिलेगा वापस। हमने कह दिया कि भाई हमें 5000 रुपीज क्या हो गया? वापस मिला। तो जो ये 5000 रुपीज है, यही हमारा क्या है? एमवी, मेच्योरिटी। आई बात समझ में? होता क्या है, हम कोई भी इंश्योरेंस करते हैं, है ना, आजकल LIC भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पैसा डालते रहते हैं, EMI भरते रहते हैं, और भरने के बाद हम 20 साल 25 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं कि हमें 20 साल बाद पैसा चाहिए, 25 साल बाद पैसा चाहिए। तो वो कंपनी हमें होल ऑफ अमाउंट जो हमने सबमिट किया है उसका कुछ इंटरेस्ट देती है साथ। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। अभी अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो शेयर एंड डिविडेंड पढ़ेंगे। तो शेयर एक अलग चीज होती है, और ये हमारे पास बैंकिंग एक अलग है। जो हम बैंक से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर, ठीक है। कौन सा अकाउंट है, किस तरह का अकाउंट है, तो हमें इतना कॉमर्स में डीप नहीं जाना। अगर यही हम कॉमर्स में जाते हैं, वैसे ये कॉमर्स का टॉपिक है बैंकिंग, लेकिन अब ICSE में प्रॉपर 10th क्लास में बैंकिंग नाम का एक पूरा टॉपिक दे रखा है, एक चैप्टर दे रखा है, तो इसका मतलब हमें इसको पढ़ना भी है। सिंपल सी बात समझो कि भाई 200 रुपीज पर मंथ सबमिट हो रहा है, हर महीने आपको EMI देनी है, कितने की? 200 की, यानी कि 2 ईयर तक सबमिट करना। तो 2 ईयर का मतलब हो गया 24 मंथ सबमिट करना है, क्योंकि 1 ईयर में हमारे पास क्या होता है? 12 मंथ। तो 2 ईयर में कितने होंगे? 24 मंथ, ठीक है ना। और जब हमारे पास 24 मंथ होंगे, यानी कि 1 मंथ में हम कितने रुपीज सबमिट कर रहे हैं? 200 रुपीज। तो 24 मंथ में कितना सबमिट करेंगे? तो 24 की अगर बात करें तो 24 में कितना हो जाएगा? 200 इंटू में 24, तो 4800 रुपीज हमने क्या कर दिया बेटा? सबमिट कर दिया। इतना हमने क्या किया है? एक अकाउंट में जमा किया। आफ्टर 2 ईयर हमें कितना रुपए मिल गया? तो 5000 हमें रिटर्न मिल गया। तो इसका मतलब है हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला। कितना? केवल और केवल कितना? 200। ये हमें क्या मिल गया? एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा मिला है वो हमारा क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट होता है। वही हमारा क्या है? इंटरेस्ट। अब तुम्हारे अमाउंट के ऊपर कुछ परसेंटेज होगा इंटरेस्ट का, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो 2 मंथ या 24, सॉरी, जो 2 ईयर या 24 मंथ है वो हमारा ये क्या है? एन है। और जो पी है हमारा वो प्रिंसिपल है, जो हम पर मंथ एक EMI दे रहे। जो EMI हम पर मंथ सबमिट कर रहे थे वो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। 2 ईयर हमने सबमिट किया, वो हमारा क्या हो गया? 2 ईयर की बात कर रहा था, तो जब 2 ईयर हो जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल। उसके बाद इंटरेस्ट कितना निकला? तो इंटरेस्ट हमारे पास निकला ये। और जो टोटल वैल्यू तुम्हें वापस मिली, जो रिटर्न मिलता है, वो क्या होता है बेटा? मेच्योरिटी वैल्यू, जिसको हम लोग MV बोलते हैं। याद रखना, अभी यहाँ पे MV लिखा हुआ है, फिर क्या हो जाएगा? MP, मार्केट प्राइस हो जाएगा।
या मार्क प्राइस। अभी हम लोग पढ़ रहे थे जब जीएसटी पढ़ा था तो वहां पे एमपी मिला था, मार्केट प्राइस। दो तरह से ये मार्केट वैल्यू भी, अभी आगे जब पढ़ेंगे शेयर एंड डिविडेंड में तो वहां पे दो चीजें पढ़ेंगे, एक एनवी और एक एमवी। एनवी होगी नॉमिनल वैल्यू, एम होगी मार्केट वैल्यू। तो याद रखेंगे कि बैंकिंग में इसको मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू। जो क्या होता है, तुमने टोटल सबमिट किया पैसा, उसके बाद विद इंटरेस्ट तुम्हें जो वापस मिलेगा वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, मेच्योरिटी। कोई डाउट इतने में? अब होता क्या है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यहां पर क्या होगा, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड ही बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा और बढ़ाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट है, हम हर महीने जमा कर रहे हैं, 20 साल हमने जमा किया, जमा करने के बाद फिर हमने क्या किया, 5 साल के लिए उसको फिक्स कर दिया कि 5 ईयर्स हम उसको क्या करेंगे, उठाएंगे नहीं। हो सकता है 5 ईयर या 10 ईयर, वो अमाउंट तुम्हारा डबल होकर तुम्हें मिलेगा। या लोग एफडी करवा देते है ना, तो एफडी वगैरह का भी क्या सिस्टम होता सब बैंकिंग से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे जो हम ये सबमिट कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ईएमआई वगैरह सबमिट करते हैं अपनी बाइक की, या बहुत से लोग कार लेते हैं, फोन लेते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब ये सोचो होता क्या है, जैसे आपने क्या किया, एक फोन परचेज किया, आपने क्या किया, एक फोन परचेज किया, वो फोन कितने का है बेटा, तो नॉर्मल सी एक रेट हमने पता की कि उस फोन का प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज है। कितना है, 10,000। जब आप फोन लेने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि उसका 40%, उसका 40% आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो 40% का मतलब हो गया 10,000, 40%, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 100। देखा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो आपसे कहा जाएगा कि 4,000 रुपीज, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं डीपी, यानी कि आपकी जो डीपी है वो कितनी है, 4,000, यानी कि डाउन पेमेंट। ये फर्स्ट टाइम में आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। बाकी होल अमाउंट, अब होल अमाउंट बचा कितना बेटा, तो आपका जो होल अमाउंट था वो कितना बचा, 6,000। कितना बचा, 6,000। अब 6,000 की वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, जो होल अमाउंट आपका बचा है उसकी आप ईएमआई बनवा लीजिए। क्या बनवा लीजिए, कितनी बनवाइए, तो वो आपको ऑफर भी देता है। आप 12 बनवा सकते हैं, यानी कि 1 ईयर की भी कर सकते हैं, 2 ईयर भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, है ना। आपका जैसा क्रेडिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कहा ठीक है 6,000 बचा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ईएमआई करवा दें, ठीक है। उसने क्या किया कि आपकी 12 ईएमआई कर दी 600 रुपीज। कितने रुपीज की, 600। यानी कि एक ईएमआई कितने की जाती है बेटा, 600 की। कितनी ईएमआई की उसने, 12 ईएमआई। तो यानी कि 12 ईएमआई जब हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से पे कर देंगे, देखेंगे 600 इंटू 12, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7,200। यानी कि जमा कितना करना था आपको, 6,000, लेकिन आपने जब ईएमआई वगैरह सब निकाली तो कितना जमा किया आपने, 7,200। यानी कि कुछ इसमें आपने एक्स्ट्रा जमा किया, इतना रह गया था लेकिन आपने इतना जमा किया तो कुछ एक्स्ट्रा जमा हुआ। कितना, तो 1,200, है ना, 1,200। यानी कि इतने रुपीस क्या होगा, आपने एक्स्ट्रा सबमिट किसमें, 1 ईयर। यानी कि बात की जाए तो पर मंथ, बात की जाए तो पर मंथ आपसे उसने कितने रुपए कमाए, 100 रुपीज। कितने रुपीज कमा लिए, 100। हमारे लिए 1200 कोई ज्यादा नहीं थे, हमारी सोच जो है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा बस 1200 चले गए। लेकिन जो जिस कंपनी ने आपको क्या किया है, सारी चीजें हैंडओवर की हैं, आपको फोन दिया है, उसने पर मंथ आपसे 100 रुपीज कमाए और साल में आपसे कितना कमा लिया, कितना कमा लिया, ईयर में 1,200। उसने कुछ किया नहीं किया, प्रोडक्ट आपका आपको दे दिया, केवल और केवल इस पैसे से उसने कमाया। कितना था, 6,000, उसका उसने इतना आपसे दिया, ये फ्री का उसे मिल गया। अब ये सोचो कि अगर इतना उसे फ्री का मिल गया, तुम्हारे जैसे अगर 10 लोग भी वो फोन लाए होंगे, केवल मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं,
केवल 10 लोग अगर फोन लाए होंगे तो 10 लोग अगर फोन लाए हैं तो उसने 12,000 रुपए साल कमाया, केवल 10 लोगों से। केवल कितने लोगों से? अब 10 लोग तो केवल लाते नहीं है, यानी कितने पर डे फोन उठते हैं ईएमआई पे। अब पर डे फोन उठते हैं तो समझ सकते हो कि पर डे की जो कमाई होगी, जो कंपनी आपकी फाइनेंस कर रही है, वो पर डे कितना कमा रही है, क्योंकि उसकी तो पर डे किसी ना किसी की ईएमआई कंप्लीट हो रही होंगी। तो पर डे भैया इतना अकाउंट में आ रहा होगा, पर डे कोई ईएमआई दे रहा होगा, है ना। तो पर डे का ट्रांजेक्शन जो होगा वो कितना होगा, खुद दिमाग लगा सकते हो। और लेकिन अगर देखा जाए तो जो 40% आपसे सबमिट करवा रहे हैं, अब खुद सोचो, एक बहुत छोटी सी बात है कि आपको फोन दे दिया, आपकी केवल आईडी तो उसने ली, लॉगिन हुआ, आईडी हुई, आपको फोन दे दिया। फोन देने के बाद हुआ क्या कि जब आपको उसने फोन दे दिया तो 40% यानी कि 4,000 रुपीज में आपको फोन दे दिया, लेकिन क्या पता है आपको उस फोन का जो एक्चुअल प्राइस था वो वही 40%, एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन अदर टैक्सेस लगने के बाद उसका जो प्राइस था वो कितना पहुंच गया था? 10,000, जो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगे। एक्स्ट्रा चार्जेस में क्या क्या आ जाता है, जिसमें जीएसटी भी आपका शामिल होगा। अब कहीं दूसरी जगह से आया होगा तो हो सकता है जीएसटी वगैरह बहुत सारे टैक्स, जैसे वैट हो गया। अब किस पर कौन सा टैक्स लगता है, अभी वो चीज हम लोगों ने जीएसटी में पढ़ी भी थी कि जब क्या होता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट होता है तो जीएसटी किस तरह से वर्कआउट करता है। तो टैक्सेस लगने के बाद उसका जो रेट था वो कितना हो गया था? 10,000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी? 4,000, यानी कि उसका 40%। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बुक लेने जाते हैं, बुक पर एक मार्केट प्राइस पड़ा होता है, मार्क प्राइस होता है। क्या वो चीज उतने में ही मिलती है? नहीं मिलती। होता क्या है, जब बुक, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे जीएसटी में, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, यहाँ बहुत काम आएंगी जो हमने जीएसटी में पढ़ा था। हमने कहा एक बुक है, उस बुक पर 300 लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी आपको 10% डिस्काउंट में दे रहा है। जो शॉपकीपर है यानी कि दुकानदार जो है वो आपको 10% डिस्काउंट में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बुक का जो प्राइस होगा उससे भी कम होगा। यानी कि कोई भी चीज मार्केट वैल्यू, मार्क प्राइस पर नहीं बेची जाती। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मार्क प्राइस जो उस पर लिखा होगा उस पर नहीं आता, है ना। अब फोन वाले ही हैं, उन्होंने डब्बा पकड़ाया तो डब्बे पर लिखा होगा भाई 12,999, तो इसका मतलब इतने का तो नहीं आया ना। वो क्या होगा, आप कहोगे हम पूरी एक बार में पेमेंट करेंगे, तो वो कहेगा ठीक है 2,000 कम कर दो। अब 2,000 कम कर दो, सोचने वाली बात है कि जब उस डब्बे पे लिखा हुआ है 12,999, तो यानी कि तुमसे 13,000 रुपीज वो लेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, अगर वो 13,000 लेगा फिर भी तुम्हें 2,000 छोड़ रहा है, यानी कि 11,000 का वो दे रहा है, तो उसको भी तो कुछ डिस्काउंट मिला होगा ना एक्स्ट्रा। तो उसको जो मिला होगा वो कितना होगा, जैसे 40% पे कोई ऑब्जेक्ट तैयार हुआ तो उसे 50 या 60% पे वो चीज मिल गई होगी, या तो 50% पे या फिर 60% पे। उसने 2,000 छोड़ने के बाद भी आपसे 2-3 हजार रुपए कमा लिए। आई बात समझ। ये क्या होता है ईएमआई वगैरह में, ईएमआई से भी कमाई होती है। बाकी जब ईएमआई वो करते हैं तो आपका डिस्काउंट नहीं करते, आपसे कहते हैं आप पूरा कैश ले लीजिए, तो आपको हम 2,000 छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ईएमआई करवाते हैं तो जो उस पर प्राइस पड़ा हुआ है उससे बहुत ज्यादा हम कम करेंगे, तो 500, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। यानी कि समझ सकते हो सीधे सीधे 4,000 रुपीज उसने सीधे सीधे कमा लिए। समझ में आई बात के नहीं। तो कभी भी मार्केट प्राइस जो उस पर मार्क लिखा रहता है, मार्क प्राइस, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट सेल नहीं होता। पूरे बैंकिंग चैप्टर में हमें इन दो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आई क्या है, इंटरेस्ट है, पी क्या है, तो हमारा प्रिंसिपल है जो कि हम ईएमआई पर मंथ देंगे, ये मंथली वाला है। एन क्या है, टाइम इंटरवल, अगर ईयर में दिया है तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मंथ्स में। और जो आर है वो हमारा रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एपी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है, पी हमारा प्रिंसिपल है, एन हमारे पास क्या है, तो एन हम कह सकते हैं हमारा टाइम इंटरवल है, और आई जो है वो क्या है, इंटरेस्ट। तो जाहिर सी बात है, जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल अभी हमने एक एग्जांपल भी बताया था, 200 पर मंथ हमने सबमिट किए 2 ईयर के लिए, यानी कि 24 मंथ के लिए,
200 इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल जो मेच्योरिटी वैल्यू आ गई, यानी कि वो कितनी आ गई बेटा 5000 रुपीज। यही एक एग्जांपल भी दिया था कि हमें लास्ट में कितना मिलता है 5000 रुपीज। समझ में आ गई बात। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बैंकिंग में केवल और केवल तुम्हारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, देखो हमने कहा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट लैंग्वेज पे बात करते हैं। तो हमने कहा किरण डिपॉजिट 200 पर मंथ, यानी कि किरण ने क्या किया है पर मंथ डिपॉजिट किया है 200। फिर कह रहा है फॉर 36 मंथ, यानी कि टाइम भी हमें मंथ में दे रखा है, हमें नो प्रॉब्लम। कह रहा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट, जो बैंक है वो इंटरेस्ट पे करती है 11% और पर एनम। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड सी गेट ऑन मेच्योरिटी, तो वो मेच्योरिटी कितना निकालो। तो पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। मैंने कहा भी था कि जो डिपॉजिट हमारे पास 200 पर मंथ होता है ये प्रिंसिपल है, तो P इक्वल हमारे पास हो गया 200 रुपीज। फिर हमने देखा 36 मंथ, तो ये N हो गया 36 मंथ। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि R हो गया 11%। और हमसे कह रहा है मेच्योरिटी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमने देखा मेच्योरिटी वैल्यू का एक फार्मूला पढ़ा था, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है P इंटू एन और प्लस में I। अब दिक्कत ये I नहीं पता, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का भी फार्मूला बताया गया I इक्वल P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन 100। कितना फार्मूला किसका बताया गया, इंटरेस्ट का फार्मूला। तो इंटरेस्ट का जैसे फार्मूला बताएगा तो पहले तो इंटरेस्ट निकालो। तो हमने देखा I इक्वल P, तो P हमें पता है कितना है बेटा 200 इंटू एन हमारे पास 36 इंटू 36 प्लस 1, तो हमने देखा 37 अपॉन में हो गया 2 इंटू 12, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटू R, तो R की जगह 11 और अपॉन में 100। अब क्या किया, तो हमने देखा ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और हमने देखा 12 से ये कैंसिल किया तो 3 हो गया। कोई दिक्कत इतने में। हमने देखा I इक्वल पहले 3 का मल्टीप्लाई 37 से कर लो, तो हमने देखा 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2 11, और इनटू में फिर से 11। तो हमने देखा I इक्वल 11 1 जा 11, 1 कैरी 11 1 जा 11 और 1 12, 11 1 जा 11 1 12। तो हमने देखा जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 1221 रुपीज। हमें क्या चाहिए एमवी, एमवी कैसे निकालेंगे, तो एमवी इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 200 इंटू में 36 प्लस आई की वैल्यू 1221। यहां देखेंगे 2 का यहां मल्टीप्लाई करवा दिया तो 7200 और प्लस में 1221। अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 8421 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मेच्योरिटी वैल्यू, टोटल अमाउंट की जो मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जितना अमाउंट हमें क्या होगा बाद में मिलेगा, कितने महीने बाद मिलेगा 36 मंथ बाद। तो ये हमारी क्या हो जाती है मेच्योरिटी वैल्यू। पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस गिवन है।